एडलाइन बेड से उठने की कोशिश करती है, पर सेंटेंस के बीच में ही रुक जाती है। उसकी नज़र जाती है कैथरीन पर, जो अभी भी वही झुकी हुई खड़ी थी। मैं ऐसे रूम से बाहर नहीं जा सकती, कैथराइन, हेल्प मी। लेकिन कैथराइन की पोस्चर अभी भी वैसी ही रहती है। एडलाइन ने हल्का सा सार्केज़म डाला। क्या तुम ऐसे ही जम के रहने वाली हो? कैथराइन हिचकी, पर वो वैसी ही रही। और उसने कहा, मैडम मैं कैसे? वो स्टैमर करने लग गए। एडलाइन मुस्कान के साथ बोली, अपना सिर उठाओ कैथरीन, मुझसे बात करते वक्त दूसरे का सिर देखना पसंद नहीं। धीरे से कैथरीन ने अपना सर उठाया और उसका लाल चेहरा सामने आया। एडलाइन ने चीयरफुल स्माइल के साथ कहा, सी, इट्स सच अ वेस्ट टू हाइड दैट प्रीटी फेस। अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। कैथरीन ने धीरे से कहा, थैंक यू मैडम। उसके दिल में अपनी डचेस के लिए और भी ज़्यादा एडमायरेशन बढ़ गई। एडलाइन कैजुअली बोली, एनीवेज, यहाँ आओ और मेरी हेल्प करो चेंज करने में, क्योंकि मुझे नीचे जाने से पहले कपड़े बदलने होंगे। एडलाइन वॉक करते हुए वार्डरोब खोलती है, लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है। वार्डरोब पूरी तरह से खाली थी। हैरानी से उसने खाली स्पेस को देखा। ये तो कैथरीन तुरंत गिल्टी फील करने लगी। मैं माफ़ी चाहती हूँ योर ग्रेस, कपड़े प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पाए। मैं अभी मार्केट जाके लाती हूँ। एडलाइन ने रोक दिया मुस्कान के साथ। इस वक्त क्या अभी कोई शॉप खुली भी होगी? कैथरीन ने फिर से सर झुका लिया। नहीं मैडम। एडलाइन ने उसकी तरफ नरम टोन में देखा। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है कैथरीन। फिर वो वॉल की तरफ मुड़ती है, जानती थी कि उसके पीछे बेंजर खुद होगा। उसने अपने हाथ मुंह के पास रखे और इंटेंशनली लाउडली बोला, इस घर का लॉर्ड वही आदमी है। अगर अपनी दुल्हन के लिए प्रॉपर तैयारी नहीं हुई तो ये उसकी गलती है, तुम्हारी नहीं। कैथरीन ने हल्की सी मुस्कान छुपाई। एडलाइन ने कामली कहा, कैथरीन, क्या तुम प्लीज मेरे लिए मेवन को बुलाओगी? कैथरीन ने कहा, जी मैं तुरंत बुलाती हूँ। कैथरीन तेजी से निकल गई। एडलाइन ने अकेली खड़ी वॉल की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाई, लगता है बहुत काम करना है और रे को भी सिखाना होगा कि लेडी ऑफ द हाउस को कैसे ट्रीट करते हैं। थोड़ी देर बाद कैथरीन वापस आई मेवन के साथ। दरवाजे पर नॉक हुआ। लेडी एडलाइन, मैं मेवन हूँ। एडलाइन को, जो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, पलटकर मुस्कुराई। हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कपड़े लेने में। मेवन रिस्पेक्टफुली झुका। एडलाइन ने काम अथॉरिटी में कहा, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट है। हिज ग्रेस के कुछ कपड़े लेकर आओ। ड्रेसेस यहाँ प्रिपेयर्ड नहीं है और मुझे चेंज करना है। अभी के अभी लाओ। एडलाइन मुस्कुराते हुए खाली अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहती है। मेवन हैरानी से कहता है, क्या उनके कपड़े लाने हैं? एडलाइन कहती है, हाँ उनके ही कपड़े। ये हालत ड्यूक ने ही बनाई है, तो दोष भी उनका ही होना चाहिए। वैसे भी मैं कुछ भी पहन नहीं सकती, और हाँ अच्छे वाले कपड़े लाना। मेवन और कैथरीन दोनों खुश हो गए। मेवन कहता है, मतलब आप हमारे लॉर्ड को एक सही इंसान बनाने की कोशिश कर रही है? कैथरीन भी मुस्कुराते हुए मन ही मन एडलाइन की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और मन ही मन उसकी तारीफ करने लगती है। एडलाइन हंसकर कहती है, पहले हमें ये देखना है कि असली मालिक कौन है। मेवन कहता है, समझ गया मैडम, मैं तुरंत कपड़े लाता हूँ और किसी को भी साथ लाऊंगा जो सिलाई ठीक कर सके। मेवन और कैथरीन तुरंत अपने मिशन पर निकलते हैं। एडलाइन हल्का सा मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद मेवन बेंजर्क के पास पहुंचता है। बेंजर्क हैरान होके, वो औरत मेरे कपड़े चाहती है? मेवन कहता है, हाँ, इस समय बाजार से कपड़े लाना मुश्किल है और उनके पास पहनने को कुछ नहीं है। बेंजर्क कहता है, तो किसी नौकरानी के कपड़े क्यों नहीं दिए? मेवन गुस्से से कहता है, मेरी लेडी को नौकरानी के कपड़े पहनने के लिए कहना बहुत अपमानजनक है। बेंजर्क ने गहरी सांस ली मगर चुप रहा। बेंजर्क कहता है, तो मेरे कपड़े, आखिर ये तो मर्दों के कपड़े हैं ना? मेवन मुस्कुराते हुए कहता है, शादीशुदा जोड़ा एक ही मन और एक ही शरीर होता है, ऐसा कहते हैं लोग। बेंजर्क चुप हो गया, मन ही मन सोचते हुए, वो मेरे कपड़ों में कैसी लगेगी? शायद अच्छी लगेगी। कुछ देर बाद एडलाइन ने बेंजर्क के कपड़े पहने तो सबसे पहले कैथरीन ने देखा। कैथरीन खुशी से, ओह माय लेडी, आप पर तो ये बहुत जच रहे हैं, बिल्कुल किसी युवा राजकुमार जैसे लग रही है आप। एडलाइन हंसकर कहती है, सच में? शुक्रिया। चलो अब जल्दी डाइनिंग हॉल में चलते हैं, बहुत देर हो गई है। एडलाइन को अपनी भूख याद आई और वो कॉरिडोर की तरफ चलने लगी। कैथरीन, यस योर ग्रेस, कहकर तुरंत उनके साथ चल पड़ी।
रात की चांदनी हॉलवे को रोशन कर रही थी। कैथरीन आगे आगे थी और एडेलाइन पीछे चलते हुए एक नए विश्वास से भरी हुई थी। चाहे कपड़े उसने खुद ना सिलवाए हो, लेकिन अपने साइज के हिसाब से टेलर किए गए होने का एहसास नया था, ताज़ा था। जो काम वो पहले अकेली करती थी, अब दूसरों को दे सकती थी। पहले अजीब सा लगता था, पर अब ये अनुभव एक कॉर्सेट उतारने जैसे सुकून देने वाला लग रहा था। एडेलाइन को लगने लगा कि ये कपड़े उसकी सोच से ज़्यादा पसंद आ रहे थे। कॉलर को छूकर उसने गहरी सांस ली। सोचा आगे भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। डाइनिंग हॉल पहुंचते ही मेवन ने दरवाज़ा खोला। तुरंत रोशनी और स्वादिष्ट खाने की खुशबू ने कमरों को भर दिया। मेवन खुशी से कहने लगा, आह मैडम, आप आ गई। हमने अभी प्रिपरेशन ख़त्म किए थे। पर जैसे ही उसने एडेलाइन को देखा, उसका चेहरा रुक गया। आंखें हैरानी और तारीफ से भर गई। मेवन ने कहा, एडेलाइन, आप तो आप तो सोची थी उससे भी ज़्यादा हैंडसम लग रही है, एस्टर से भी ज़्यादा। एडेलाइन मुस्कुराते हुए कहती है, मेवन, हैंडसम के बारे में सोचते ही तुम्हारे दिमाग में एस्टर आता है ना, ड्यूक नहीं। मेवन हंसी दबाते हुए, अरे हिज ग्रेस हैंडसम तो है, लेकिन उनका प्रॉब्लम है उनकी जुबान। एस्टर थोड़ा राजकुमारों जैसे चाम रखता है, पर ड्यूक बिल्कुल भी नहीं। एडेलाइन समझ गई। मतलब स्टेरियोटिपिकल हैंडसम लगता है, ड्यूक से अलग टाइप। मेवन कहता है, हाँ हाँ, उसका अपना एक अंदाज है। एडेलाइन सोचती है कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि एस्टर हैंडसम है। ये सुनकर मेवन की कोशिश एक बार फिर हार गई। एडेलाइन ने कंधे उचकाकर कहा, सच बताओ, जितना सोचती हूँ उतना समझ नहीं पाती। मेवन टीजिंग टोन में कहता है, एडेलाइन, एक बात पूछूं? तुम्हें तो लगता है ना कि हमारे लॉर्ड सबसे ज्यादा हैंडसम है? एडेलाइन ने उसे गुस्से से देखा। एडेलाइन ने कहा, मेवन, तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो? मेवन हंसकर कहता है, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। एडेलाइन हाथ हिलाकर कहती है, छोड़ो, हैंडसम नहीं होना चाहिए, पर इतना चाहिए कि वो रिच हो, अमीर हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे लाइफ के सारे लग्जरीज एंजॉय करनी है। ये कहकर एडेलाइन ने एक रानी जैसी अदा बनाई। मेवन झुककर, तब तो मुझे हिज ग्रेस को अच्छी तरह डांटना पड़ेगा, ताकि आप उनकी दौलत आराम से एंजॉय कर पाए। एडेलाइन मुस्कुराई। कैथरीन ने कुर्सी खींचकर उन्हें बिठाया। एडेलाइन ने कहा, थैंक यू मेवन, प्लीज डू ट्राई। एडेलाइन बैठी और कैथरीन ने उनके लिए कुर्सी एडजस्ट की। लेकिन दिल के किसी कोने में एडेलाइन सोचने लगी, कभी ऐसा समय भी था जब वो रे को बिना शर्त प्यार करती थी, पर सच्चाई ये थी कि वही रे बेंजर उसकी जिंदगी खत्म करने का कारण बना। अब वो फिर से यहाँ बैठी थी, पर उसे अकेलापन का एहसास उसके पीछे छोड़ दिया था। ये सब सोचते हुए वो प्लेट में रखे स्टिक को भी ध्यान से काट रही थी। मेवन ध्यान देते हुए कहने लगा, एडेलाइन, क्या खाने में कुछ पसंद नहीं आया? अगर आप चाहे तो मैं तुरंत अगला कोर्स मंगवा लेता हूँ। एडेलाइन ने अपना सर उठाया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी और उसकी आंखों की चमक भी कहीं खो गई थी। आह, कुछ नहीं, तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। बस दिमाग में कुछ चल रहा था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी, क्या योर ग्रेस ऐसे ही अक्सर खाना नहीं खाते साथ में? उसने उदासी से इधर उधर देखा। अकेले खाना उसे थोड़ा डरा देने लगा था, या शायद इसलिए क्योंकि अब ये सब उसका दूसरा मौका था जिंदगी में। मेवन ने हल्की सी मुस्कान बनाकर कहा, नहीं, हिज ग्रेस आमतौर पर अपने कमरे में अलग ही खाते हैं। एडेलाइन ने हल्का सा हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर एक थकी हुई स्माइल थी। तो तुम कहना चाहते हो कि ये उनकी आदत है, इसलिए मुझे समझ लेना चाहिए? मेवन घबराकर तुरंत बोला, आह माफ कीजिए मैडम, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अपना शब्द सुधार लूंगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया मेवन, एयरलाइन ने शांत रहकर कहा। बस ये संदेश उन्हें देना, चाहे उनकी पुरानी आदत जो भी हो, अब उनके पास कोई है जिसके साथ उन्हें डिनर करना चाहिए। मुझे उनसे बातचीत और साथ चाहिए, और अगर वो नीचे नहीं आते तो कह देना कि मैं खाना छोड़ दूंगी और भूख से मर जाऊंगी। उसने कामली अपना चम्मच नीचे रख दिया, एक दृढ़ मुस्कान के साथ। ये मांग छोटी नहीं थी, लेकिन इस बार उसे पता था कि चीजें बदलनी होगी। शाम की खामोशी में ड्यूक बेंजर अपने कमरे में अकेले खाना खा रहे थे। माहौल शांत था जब तक मेवन वहां नहीं आया, एक घबराहट भरी खबर के साथ।
लेडी एडेलाइन कह रही है, अगर आप नीचे नहीं गए तो वो भूख से मर जाएंगी। बेंजर का हाथ, जो बाइट लेने ही वाला था, हवा में रुक गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उन्होंने ऐसा कहा? जी, मैंने अपने कानों से सुना, मर जाऊंगी, मेवन ने कंफर्म किया। बेंजर ने गहरी सांस ली। चेहरे पर उलझन और थोड़ी परेशानी साफ थी। ये औरत कितनी परेशानी देने वाली है आखिर? उसने धीरे से कहा। अब भी शौक था। मेवन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आप समझिए ना, अभी से ही अफवाह उठ जाएगी कि ड्यूक बेंजर ने अपनी नई दुल्हन को भूखा रख दिया। बेंजर का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। ठीक है, बस करो तुम्हारी लेक्चर। उसने अपनी कुर्सी पीछे की और खड़ा हो गया। तैयारी करो, मैं नीचे खाना खाऊंगा। और हाँ, मुझे लेडी एयरलाइन से बात करनी होगी, ये सब समझाना ज़रूरी है। थोड़ी देर के बाद दोनों नीचे आए। लेडी एडेलाइन टेबल पर पहले से बैठी थी। सामने अनटच्ड मील पड़ा था, जो सिर्फ इस बात का प्रूफ था कि वो ड्यूक का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही बेंजर अंदर आया, एडेलाइन का चेहरा एक ब्राइट स्माइल से रोशन हो गया। उसने चीयरफुल टोन में कहा, तो आप आ गए। बेंजर ने बिना उसके एक्साइटमेंट को नॉलेज किया और सामने की सीट ले ली। एडेलाइन ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने कपड़े देने के लिए। मैं इसका अच्छा से ध्यान रखूंगी और इसे खराब नहीं करूंगी। एडेलाइन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वातावरण हल्का करने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। हाँ, तुम पर ठीक लग रहे हैं। बेंजर ने उसकी तारीफ की। बस क्या तुम इतना ही कहोगे? एडवाई ने पूछा। अब तुम मेरे हस्बैंड हो, क्या तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ? बेंजर ने नीचे देखते हुए शांत स्वर में कहा। तुम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो मुझसे? अच्छा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या मैं अपने घर लौट जाऊं? एडलाइन ने मासूमियत से पूछा। बेंजर का स्वर तीखा हो गया। याद करो, तुम्हें ही मुझे शादी के लिए कहा था। अगर मुझे खुश करना है तो तुम्हें ही करना चाहिए। मुझे क्या पता था तुम मुझे ऐसे जिम्मेदारियां दोगी। तो एडेलाइन ने उसे कहा, तुम मुझसे पति पत्नी जैसे बिहेव नहीं करते। तुमने तो मेरा नाम तक नहीं बदला। बेंजर ने बस छोटा सा जवाब दिया, हाँ, तुम्हें ठीक लगता है। एडेलाइन ने शुक्रिया कहा, पर फिर भी उस बात को लेकर पूछने लगी। बेंजर थोड़ा इरिटेट होकर बोला, क्या अभी भी देर नहीं हुई है? क्या शादी तोड़ दें? एडेलाइन हंस पड़ी और बोली, अरे मजाक कर रही थी, चलो खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है। उसके मन में एक सोच आई, क्या रे कभी इस तरह उसकी बातों को सुनता था? और उसने तुरंत बोला, मैं तुम्हें रे बुलाऊंगी। बेंजर ने कैजुअली बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। एडेलाइन ने हंसी के साथ बोला, और तुम मुझे एडले बुलाओ। तुम मुझे हमेशा ये औरत या वो औरत नहीं कह सकते। बेंजर ने चम्मच नीचे रखा, सांस ली और बोला, एडले। ये सुनकर एडेलाइन के दिल में एक पुरानी याद जग गई। उसके सामने एक आदमी का चेहरा फ्लैश हुआ, जो उसका नाम लेकर हाथ बढ़ा रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तभी बेंजर ने पूछा, तुम ठीक हो? एडेलाइन झट से बोली, कुछ नहीं, और सैलेड की तरफ देखकर हंसता हुआ बोली, सैलेड इतना टेस्टी है कि हंसी आ गई। बेंजर ने आंख घुमाकर बोला, तुमने तो अब तक खाना भी नहीं खाया। और वो अपने खाने खाने लगा। एडेलाइन ने खुद को संभालने की कोशिश की और प्लेट पर ध्यान दिया, लेकिन उसके दिमाग में वो आवाज घूम रही थी। ये आवाज कैसी थी? अभी किसने बुलाया मुझे? उसने सोचा, रे ने तो कभी मेरा नाम नहीं लिया, 25 साल में एक बार भी नहीं। फिर ये कैसी याद आ रही है? उसे बस एक सिलहट याद आ रहा था, कपड़ों का रंग, लेकिन चेहरा नहीं। और आवाज इतनी बेचैन क्यों थी, ये समझ नहीं आ रहा था। शाम के वक्त वो गार्डन में बैठी थी, कप में चाय लेकर फुल मून को देख रही थी। तभी पीछे से बेंजर की आवाज आई, एडले। वो थोड़ा झिझक गई। कप हाथ में था। उसने सीधा पूछा, तुम वाकई मुझे नाम से बुलाने वाले हो? बेंजर ने शोल्डर उचकाए और कैजुअली बोला, तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हें ऐसे बुलाऊं। एडराइन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक नरमी थी, जो देखकर बेंजर भी एक सेकंड के लिए थोड़ा रुक गया। फिर वो हाथ पॉकेट्स में डाले धीरे से उसके पास आया। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें हमारे बारे में कितना पता है? उसने हम पर ज्यादा जोर दिया। एडलाइन ने कप रख दिया और सीधे उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम एक दवा हो। मुझे ये भी पता है कि हेवनली रियल्म और डेमोनिक रियल्म में वार हुआ था और हेवनली रियल्म हार गया था।
उसने थोड़ा सांस छोड़ी, जैसे मन में बोझ हो। बस इतना ही याद है, वो वार जो 512 साल पहले हुआ था, मिडल रियाल में, जो ओरिजिनली एक न्यूट्रल जगह थी, जहाँ ना हेवनली रियाल इंटरफेयर करे, ना डेमोनिक। लेकिन अजुरा ने अपना वचन तोड़ा और वहाँ लड़ाई हो गई, और लास्ट देवा लीडर रे, जिसे डार्लेट कहते थे, वो भी हार गया। ये सब पहले की जिंदगी में बेंजर ने ही एडेलाइन को बताया था। लेकिन एक बात हमेशा मिसिंग रही, बेंजर की अपनी कहानी, और यही क्यूरियोसिटी उसके दिल में लगी रहती थी। इस बार उसने थोड़ा झूठ गाड़ते हुए बोला, मुझे सपने आते थे, कुछ क्लियर कुछ ब्लरी, शायद इसी वजह से मुझे ये सब याद है। लेकिन अब मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। तुम कैसे पैदा हुए, तुम्हारी जिंदगी कैसी रही, और तुम आगे क्या चाहते हो? बेंजर ने धीरे से दोहराया, मेरे बारे में। और उसके दिमाग में एक ही इमेज आई, एक अंधेरा कमरा, एक कुर्सी और एक छोटी सी रोशनी जो खिड़की से आ रही थी। बेंजर ने सोचा, और उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपने खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं। जिंदगी बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती रही, अजुरा की नजर से बचते रहना, बदले की छाया में जीना, और एक दिन ट्री ऑफ लाइफ पर कब्जा करना। पास्ट की कोई वैल्यू नहीं थी, ना ही उसके पास सुनाने जैसा बहुत कुछ था। उसने सिर्फ जिया, सिर्फ बचा रहा। एडलाइन उसे देख रही थी, उसकी आंखें बेंजर के चेहरे पर टिकी थी, पर वो चुप था, जैसे कहीं दूर खोया हो। एडलाइन ने इंतजार किया पेशेंस के साथ, जैसे वो जानती हो कि वो कुछ बोलेगा। और मैं बेंजर की आवाज़ फाइनली खुली, हल्की सी हिचकिचाहट के साथ, जैसे शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसने अपनी जिंदगी का एक किस्सा खोल दिया, जो अब तक उसके अंदर बंद था। मैं ट्री ऑफ लाइफ से पैदा हुआ था। वार शुरू होने के कुछ महीने पहले उसने सीधा कहा, वो पेड़ एक पवित्र स्थान था, जहाँ से देवों का जन्म होता था। उसके बड़े बड़े शाखाओं से डिवाइन बींग्स उत्पन्न होते थे। बेंजर की आंखें यादों में खो गई, और उसने अपने हाथ बांध लिए, जैसे खुद को संभाल रहा हो। क्या तुम जानती हो, उसने एडलाइन की तरफ देखते हुए कहा, कि हम देव और असुर लोग इंसानों की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ते। हमें सिर्फ 3-4 महीने लगते हैं एक इंसानी बच्चे के 5-6 साल के बराबर दिखने में। एडलाइन उसे सुन रही थी पूरे ध्यान से। बेंसर ने फिर कहा, तभी देव और असुर के बीच का समझौता टूटा। दोनों ने मिडल रियान को अपना बनाने की कोशिश की, बिना गॉड्स के रूल का ध्यान रखे। उसके अल्फाजों में पुराने संघर्ष का बोझ था, वो वक्त जब एक शांति भरा बंधन टूट गया और दोनों फैक्शंस एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इंसानों ने हमेशा हमें अपनी नज़र से जज किया, बेंजर ने धीरे से बोला। सफ़ेद देव उनके लिए अब अच्छे, काले अज़ुरा उनके लिए बुरे। लेकिन असल में हम सब एक जैसे हैं, ना पूरे अच्छे ना पूरे बुरे। उसने हल्का सा थोड़ा कठिन सा सच बताया, हमारी नेचर भी इंसानों जैसी ही है। कभी हम उनकी मदद करते हैं, कभी उन्हें सताते हैं, कभी उनके बीच उतर आते हैं, तो कभी किसी बच्चे के रूप में, कभी किसी और इंसान के रूप में। ये सब उनके वर्शिप की वजह से था। फिर उसने थोड़ा ठंडी सांस छोड़ी, शायद इसीलिए हम दोनों, देव और असुरा, मिडल रियाम को सबसे ज्यादा चाहते थे। एडलाइन उसे घूर रही थी, और बेंजर की आवाज धीमी हो गई। उसके शब्द में एक बोझ था, जैसे हर लफ्ज में दर्द छुपा हो। रे, एडलाइन ने बस हल्की सी बोल पाई, उसके अंदर की तकलीफ को महसूस करके। बेंजर ने धीरे से कहा, लड़ाई तो पहले भी होती रहती थी। हमने सोचा था ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन वार जल्दी मिडल रियम तक पहुंच गई, और देवलोग हारने लगे, क्योंकि असुर की क्वीन कमिला, वो पहले से तैयार थी। उसने पूरा प्लान बनाया था। उसकी आंखों में पुरानी यादें चमक उठी। उन्होंने हेवनली रियान तक पहुंचकर ट्री ऑफ लाइफ को जला दिया, जहां से हमारा अस्तित्व शुरू होता था। जब वो ट्री ही खत्म हो गया, हम अपने डिवाइन पावर्स यूज ही नहीं कर पाए, और उसके बिना हम तुरंत हार गए। बेंजर की आवाज भारी हो गई थी। वार के बीच मुझे सक्सेसर बनाया गया। डी लॉट ने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन उसके ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही फेबियान, जो उस वक्त डरलेट थे, वो मर गए, और बिना किसी तैयारी के मुझे हेवनली रियान का लीडर बना दिया गया। उसके होठों से लफ्ज निकल रहे थे, पर दिल टूटा जा रहा था।
अज़रा हर तरफ से हम पर टूट पड़े। मेरे दोस्तों को, मेरे परिवारों को, सबको बस मारते जा रहे थे। कुछ नहीं कर पाया मैं, बस हेल्पलेस रहा। उसकी आवाज़ काँपते हुए रुकी। एडेलाइन की आँखें नम हो गई थी, लेकिन वो चुप रही, सिर्फ सुने जा रही थी। जो देव बचे थे वो गहरी नींद में चले गए, जिसमें वो अपने घाव भर रहे थे, और मैं अकेला रह गया, उन सबको ढूंढने निकल पड़ा। शायद वो किस्मत ही थी कि डीमन क्वीन कमिला वो भी गहरी नींद में चली गई। उसने मुझे मौका दे दिया छुपने का। बेंजर की कहानी धीरे धीरे और गहरी होती गई। मैं बचे हुए देव को ढूंढने लगा। तभी मुझे आस और वाकिन मिले, और हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। एडेलाइन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने उन्हें मिडल रियाल्म में ढूंढा? बेंजर ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, क्योंकि हेवेनली रियाल्म तब तक बर्बाद हो चुका था, सिर्फ मिडल रियाल्म ही बचा था। यह जमीन, लैंड ऑफ डार्कनेस, इंसानों ने इसे छोड़ दिया था, इसे मनहूस मानकर। लेकिन इसी वजह से ये जगह हमारे लिए एक शरण स्थल बन गई, जहाँ हम दोबारा अपनी ताकत जोड़ सके। उसने अपने हाथ से आगे का अंधेरा दिखाया। ये लैंड ऑफ डार्कनेस वही जगह है जहाँ हमने अपना नया घर बनाया। और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसकी कहानी अंधेरे की तरह भारी लगने लगी। मतलब, एंड में तुम रिवेंज लेना चाहते हो? एडला ने धीरे से कहा। हाँ, मैं अपने कंपेनियंस को जगाऊंगा, ताकत इकट्ठी करूंगा, और कमिला, डीमन क्वीन, को मार दूंगा। उसके बाद ट्री ऑफ लाइफ को वापस लेकर हेवनली रियान रिबिल्ड करना होगा। बेंजर की आवाज में डिटर्मिनेशन था। एडेलाइन के लिए वो एक रूथलेस लीडर था, बल्कि एक इंसान लग रहा था जो अकेलापन झेल रहा है। तुम बहुत ब्रेव हो, इतने टाइम तक अकेले सब झेला। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लेना। ये कहकर उसने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा। बेंजर ने थोड़ा रिलैक्स करते हुए बस शोल्डर उचका दिए। लोनलीनेस जब एडेलाइन गई, तो उसके अंदर एक गहरी हेल्पलेसनेस भर गई। एक महीना गुजर गया। कैसल में हसल बसल मच गई थी। मेरे सर पे इतना काम आ गया है, मेवन चीखा। वो ट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या कर रहा है? हटाओ यहाँ से। एडलाइन बालकनी से ऑर्डर दे रही थी, गार्डन फिक्स करो, एक गार्डनर और आर्किटेक्ट को बुलाओ। मेवन ऑर्डर संभाल रहा था, और बेंजर बस मैकेनिकल तरीके से उसके हर विश पूरी कर रहा था। कैसल अब नए रंग से चमक रहा था, और सर्वेंट्स भी खुश थे। ग्रैंड रिवील के दिन एडलाइन ने अपने बदले हुए महल को देखा, और उसकी आंखों में सुकून था। वाओ, ये सब क्या है? भीड़ में से किसी ने कहा। मेवन ने आवाज पहचानी और मुड़कर देखा। हाँ, वैकिन। सामने एक ब्राउन हेयर बंदा मुस्कान के साथ। मेवन हैरान था। दूसरी तरफ ऑफिस में बेंजाक और एस्टर डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। तभी दरवाजा जोर से खुला। कैप्टन, तुमने सच में शादी कर ली? वैकिन अंदर घुसा। बेंजाक ने शांत आवाज में कहा, हाँ, और वापस रीडिंग कंटिन्यू कर दी। वैकिन टेबल पर दोनों हाथ मार के झुक गया। कब? क्यों? कैसे? किसके साथ? बेंजर कुछ बोलता उससे पहले एस्टर बोल पड़ा, क्योंकि वो एक प्रॉफिट है। 1 महीने पहले जब तू फ्रॉस्टलैंड में था, तब हुई। नाम है एडेलाइन, रेन फैमिली की। वैकिन गुस्से से एस्टर की तरफ घूरा। तुम चुप हो जाओ, मैं कैप्टन से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। एस्टर ने आग घुमाई। तू बात नहीं कर रहा, बस चिल्ला रहा है। चुप रहो तुम। और तुमने कैप्टन को शादी करने दी क्यों? रोका क्यों नहीं? वैकिन चीखा। एस्टर ने शोल्डर उचका दिए। क्यों रोकता? शादी करने का आइडिया तो मेरा था। वैकिन ने कहा, व्हाट द हेल? एस्टर थोड़ा इरिटेट हुआ। वैकिन का चेहरा लाल हो गया। मैं चाहता था कि मेरे कैप्टन को एक परफेक्ट वाइफ मिले। एस्टर हंस दिया। तो थोड़ा पहले आ जाता ना हीरो बनने। उन दोनों की गुस्से भरी नजर टकराई। फिर वैकिन चिल्लाया, बस, मैं खुद उस लड़की से मिलने जा रहा हूँ। और गुस्से में रूम छोड़कर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। एस्टर ने सार्केस्टिक टोन में कहा, हर बार आता है तो ड्रामा करके ही जाता है। फिर बेंजर की तरफ मुड़कर बोला, कैप्टन, ठीक है ना, इसे जाने देना। बेंजर ने हाथ चिन के नीचे रखा, मुस्कुराया, छोड़ दो, देखते ही क्या करता है। एस्टर भी स्मर्क कर दिया। हाँ, आखिर आप ही कुछ नहीं कर पाए, उसका तो ये क्या ही कर लेगा। बेंजर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, एडलाइन उसे अपनी उंगलियों पे नचा देगी। इस बीच वैकिन गार्डन की तरफ जा रहा था। धीरे से बड़बड़ाते हुए कह रहा था, ये कैप्टन के वाइफ की बात है, बिना मुझसे पूछे शादी कैसे कर ली उन लोगों ने? अगर वो कोई सिंपल लड़की निकली ना,
तो मैं खुद उसे निकाल दूंगा यहाँ से। तलवार उसके कंधे से लगभग जमीन को छू रही थी जब उसने देखा मेवन और कैथरीन एक लड़की के सामने खड़े थे जिसकी पीठ उसके तरफ थी। ब्लॉन्ड वेवी बालों ने वैकिन का ध्यान खींच लिया और वो झाड़ियों के पीछे रुक गया। वो वहीं से उस पर नजर रख रहा था। उसके ब्लॉन्ड बाल हवा में हिल रहे थे। उसने मुट्ठी कस के बोला, ये वही होगी, और जोर से चिल्लाया, अरे सुनो तुम। कैथरीन और मेवन तुरंत रुक गए। मेवन ने ऑकवर्डली अपनी गर्दन स्क्रैच की। एडलाइन पहले थोड़ा हैरान हुई, फिर अपने आप को संभालते हुए शांत आवाज में बोली, घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैथरीन, जाओ थोड़ा ठंडा टी ले आओ। कैथरीन तुरंत निकल ली। एडेलाइन ने बिना वैकिन की तरफ देखे गार्डन की ओर इशारा किया, यहाँ लिलियाक्स के फ्लावर लगाएंगे और बाकी उधर, और मेवन के साथ चलने लगी। वैकिन्स का गुस्सा और भड़क गया। उसने सोचा, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर जोर से बोला, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? एडेलाइन ने अपना सिर थोड़ा मोड़ के ठंडी और तेज आवाज में कहा, उल्टा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, या तुम इतने बेवकूफ हो कि मेरी औकात जानते हुए भी बदतमीजी कर रहे हो? वैकिन एक पल के लिए अटक गया। कैसे कैसे तुम्हें? एडेलाइन ने बीच में ही काट दिया उसे। और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे फुलिश कहा? उसकी आंखों का ठंडापन सीधा वैकिन के दिल में चुभ गया। ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कैप्टन से शादी करके बड़ी बन जाओगी? तुम अभी भी एक ह्यूमन ही हो। वैकिन स्मर्क करके आगे बढ़ा। एडेलाइन आगे आकर उसके सामने खड़ी हो गई। आवाज मजबूत थी, मैं एडेलाइन एल्टॉन, ड्यूक बेंजर की पत्नी, तुम्हारे मास्टर की वाइफ। मतलब अगर तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हो तो तुम अपने मास्टर को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर वही तुम्हारी असल नीयत है? वैकिन हिचकिचाते हुए बोला, मैं कभी अपने कैप्टन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, ना ही कभी करूंगा। मैं तो बस। तभी एडलाइन की नजर उसके कंधे पर लटकी तलवार पर गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये तलवार, ये तो होली स्वॉर्ड निकास है ना? वैकिन एकदम से हिल गया। तो तुम्हें कैसे पता इस तलवार के बारे में? एडलाइन ने शांत और पक्की आवाज में कहा, एस्टर या रे ने तुम्हें नहीं बताया? मैं एक प्रोफेट हूँ। वैकिन वही जम गया। तो तो क्या वो लोग सच में सही कह रहे थे? एडलाइन ने सर हिलाकर गहरी सांस भरी। तुम वफादारी की बात करते हो, पर अपने मास्टर की बातों पे विश्वास भी नहीं करते। एडलाइन ने गहरी सांस ली और अपना सिर दोनों तरफ हिला के थोड़ा चुप रही। फिर उसकी नजर सीधी वैकिन के हाथ में तलवार पर गई। उसने उंगली से उस तरफ इशारा करके बोला, ये तलवार, ये अभी भी सो रही है, लेकिन मैं इसे जगा सकती हूँ। अगर मैं इसे जगा दूं, तो क्या तुम मुझे अपने मास्टर की पत्नी मान लोगे? वैकिन थोड़ा कॉशियस होते हुए तलवार आगे बढ़ाता है, तुम इसे जगा सकते हो? ये इम्पॉसिबल है। फिर हल्का सा हंसी के साथ बोला, ये तलवार तब सो गई थी जब डिवाइन रियान का ट्री ऑफ लाइफ मुरझाया। जब तक वो पेड़ दोबारा नहीं उगता, ये जग ही नहीं सकती। और तुम जैसी एक इंसान क्या ही कर लोगी? एडलाइन ने कंधे उचकाते हुए बोला, अगर तुम मुझ पर एक बार के लिए विश्वास कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा? वैसे भी ये तलवार तुम्हारे लिए बहुत प्रीशियस है ना? क्या ये पहले कमांडर फेबियन की वाइफ नहीं थी? ये तलवार सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। हमारे कमांडर की तलवार थी ये। वैकिन की आवाज में पहली बार सॉफ्टनेस आई। मैं इस वार में खो बैठा था, अभी कुछ वक्त पहले ही वापस मिली है। ये सिर्फ एक तलवार नहीं, ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इसे जगा के इसकी रोशनी वापस ला सकती हो, तो मैं चाहूंगा इसे कैप्टन को वापस देना। उसने तलवार ऊपर उठाई और उसमें लगी ब्लू सैफरन सूरज की रोशनी में चमक उठी। एक अजीब सी रोशनी फैल गई। वैकिन ने फिर पूछा, तो एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम इसे दोबारा जिंदा कर सकती हो? एडलाइन ने शांत मगर पक्की आवाज में कहा, बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है वैकिन। मैं इसे इसलिए जगाऊंगी ताकि तुम इससे अपने ड्यूक की रक्षा कर सको। उसने तलवार के हैंडल को पकड़ा, वैकिन की आंखों में सीधे देखकर कहा। वैकिन भी उसी इंटेंसिटी से उसे घूरने लगा। एडेलाइन ने अपनी उंगली सैफरिन पर रखी और धीरे धीरे मंत्र बोलने लगी। अचानक तलवार से तेज नीली रोशनी फैलने लगी। तलवार हवा में उड़ गई। हवा का तूफान मच गया। पेड़ के पत्ते जोर से हिलने लगे। एडेलाइन के लंबे वेवी बाल हवा में उड़ने लगे। सैफरिन की चमक और तेज हो गई। ये तलवार सच में झुक रही थी। वैकिन की आंखें फट गई। उसने हकलाकर कहा, ये तो देवदास की लैंग्वेज है, पर तुम तो इंसान हो, तुम आखिर हो क्या? एडेलाइन मुस्कुराई
और तलवार उसके सामने बढ़ाते हुए बोली, लो वैकिन, ये तुम्हारी है। अब तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना? उस पल वैकिन को लगा जैसे उसके सामने एडेलाइन नहीं, बल्कि खुद कैप्टन खड़े हो। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया और गहरी आवाज में बोला, डचेस एडेलाइन बेंजर, मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कीजिए। मेरा नाम वैकिन वैन है। मैं कसम खाता हूँ कि इस तलवार से मैं डरलेट की रक्षा करूंगा, जैसे आपने हुक्म दिया था। वो घुटनों पे गिर गया। एडलाइन हंसी। उसकी आवाज गर्म और नरम थी। बहुत अच्छा वैकिन, अब मैं भी अपना परिचय देती हूँ। मैं हूँ एडलाइन लॉन। तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मुझे सिर्फ एडलाइन ही बुलाओ। वैकिन का दिल भर आया और उसने अपना सिर और झुका लिया। थोड़ी देर बाद जब वैकिन ऑफिस में लौट के आया तो उसका चेहरा पूरा बदल चुका था। उसने जोर से दरवाजा खोला। सांस फूल रही थी। बेंजर और एस्टर दोनों की तरफ देखा। एस्टर ने थोड़ा शक से हंसी रोक के कहा, क्या हुआ? वापस आके और ज्यादा बेचारे लग रहे हो। क्या एडेलाइन ने तुम्हें पीट दिया या कुछ और हो गया? बेंजर बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहा, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छाया था। तभी वैकिन ने अचानक कहा, कैप्टन, ये देखिए। उसने तलवार निकाली जो नीली रोशनी से चमक रही थी। तलवार के बीच वाला नीला रत्न तेज चमक रहा था। एस्टर और बेंजर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। ये ये कैसे मुमकिन है? एस्टर की आवाज भी हिल गई। ये वही डिवाइन स्वॉर्ड है जो सोई हुई थी, लेकिन एडेलाइन ने इसे जगा दिया। पहले मुझे लगा ट्री ऑफ लाइफ वापस उग गया होगा, पर जब उसने देवदास की भाषा बोली तब समझ आया एस्टर झूठ नहीं कह रहा था। एडेलाइन वाकई एक प्रोफेट है। वैकिन की आवाज भर आई। एस्टर गुस्से से बोला, तुझे मुझसे झूठी बात जोड़नी थी ना? तू कहना चाहता है कि मैं झूठा हूँ? दोनों की आंखें टकरा गई। वैकिन ने तलवार उठाकर कहा, अगर लड़ाई चाहिए तो चलो ट्रेनिंग हॉल में, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। एस्टर ने स्mirk किया। चल, देखते हैं तेरी तलवार तुझे बचाती है या नहीं। उनकी तनाव भरी बातें चल रही थी, लेकिन बेंजर अब भी सिर्फ एक चीज सोच रहा था। एडेलाइन ने देवदास की भाषा बोली, ये तो सिर्फ प्रॉफिट कर सकता है, और प्रॉफिट उनकी दुनिया के लिए खतरा भी था और रक्षक भी। नीचे गार्डन में एडेलाइन वही खड़ी थी। वैकिन उसे छोड़कर गया था। उसके दिमाग में पुरानी यादें चल रही थी। एकदम उसने याद किया, पिछले जन्म में हिला ने ये तलवार जगाई थी और वैकिन ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। आज वही तलवार उसने खुद जगाई थी। उसने अपने हाथ देखा जो अब भी मैजिक की रोशनी से चमक रहा था। हल्की सी हंसी उसके होठों पर आई। ये उसने सोचा भी नहीं था कि उसमें इतनी ताकत होगी, मगर दिल में एक डर भी था। ये शक्ति सबके सामने दिखाना खतरनाक हो सकता था। एडलाइन को एस्टर की सिखाई मैजिक याद थी। अब वो बिना मंत्र बोले भी उसे यूज कर लेती थी। एक दिन वो बेंजर को दिखाना चाहती थी। वेट योर ग्रेस। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने हाथ हिलाया और एक कप चाय प्लेट और स्पून के साथ आ गई, लेकिन कप की चाय गिर गई। देखा, मैं सिंपल सा मैजिक तुरंत कर सकती हूँ बिना मंत्र के। एडलाइन खुश होकर बोली। बेंजर की ठंडी आवाज आई, कभी भी ये पावर दूसरों के सामने मत दिखाना। एडलाइन की आंखों में आंसू आ गए। पर क्यों? उसने धीरे से कहा। लेकिन बेंजर चुप रहा। उस दिन के बाद एडलाइन ने कभी अपना मैजिक दूसरों के सामने यूज नहीं किया। तभी रेबेका की आवाज आई, माय लेडी, क्या हम यहाँ टी टेबल लगा दे? एडेलाइन ने मुड़कर देखा। सब रेडी था। वो चुपचाप वहां जाकर बैठ गई। रेबेका मुस्कान के साथ बोली, आपके आने से मैनर ज्यादा ही लाइवली हो गया है। सब बहुत खुश है। एडेलाइन हंसी और बोली, मुझे सुनकर खुशी हुई रेबेका। रेबेका ने पूछा, क्या वहाँ ट्रेनिंग हॉल बन रहा है? एडेलाइन खुशी से बोली, हाँ, मैं नए नाइट्स रिक्रूट करने वाली हूँ ताकि ड्यूक बेंजर की मदद हो। रेबेका हैरान होते हुए बोली, माय लेडी, आपके पास तो बहुत सारे वंडरफुल आइडियाज है। एडेलाइन ने काम टोन में कहा, मैं स्वॉर्डमैनशिप भी वैकिन से सीखना चाहती हूँ। रेबेका चौंक गई। क्या क्या सच में? एडेलाइन ने आंखें बंद करके स्माइल किया। ऑफ कोर्स, मैं हमेशा से एक पावरफुल स्वॉर्ड चलाने का सपना देखती थी। अगर वैकिन मुझे सिखाए तो शायद मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाएगा। रेबेका हंसते हुए बोली, हाँ हाँ मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी प्लेफुल हो सकती है। एडेलाइन ने सीरियस होकर कहा, मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, इतनी पावरफुल कि कोई भी मुझे कंट्रोल ना कर सके। रेबेका ने प्यार से कहा, माय लेडी, आपको अभी भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं। एडेलाइन के गाल लाल हो गए।
और उसने धीरे से कहा, थैंक यू रेबेका। तभी वो अपनी पुरानी जीवन की यादों में चली गई। वहाँ सभी लोग एडलाइन को गुस्से से देख रहे थे। क्या हमें वाकई इस लड़की को साथ में ले जाना है? तुम भूल गई क्या? कैप्टन की जान इसकी वजह से जाते जाते बची है, एक ने कहा। बेंजर ने सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बस इतना कहा, हम इसे भी साथ ले रहे हैं। उसके शब्द ने एडेलाइन को बाकी लोगों के हार्श वर्ड से बचा लिया। कैप्टन एस्टर ने गुस्से से एडेलाइन की तरफ देखा और आंखें घुमाई। हिला भी बिना देखे बेंजर के पीछे चल दी। एडेलाइन की आंखों में आंसू भर गए। उसे लगा जैसे सब उससे नफरत करते हो। वो खुद को बिल्कुल बेकार महसूस कर रही थी। दरवाजा बंद होते ही उसने धीरे से कहा, बेंजर, और आंसुओं के साथ उसकी यादें लौट आई। याद आया जब बेंजर रोज पूछता था, आज तुमने क्या पता लगाया? और वो सिर्फ जमीन पर घुटने टेक कर चुप रहती थी, बिना जवाब दिए। आज भी उसके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खुद पर शक और आंसू थे। उन दिनों में एडेलाइन के लिए जैसे एक रिपीट होने वाला नाइटमेयर थे। हर रात उसकी बेकार होने की याद उसे सताती थी। अचानक वो झट से उठी, पसीने में भीग गई थी। समझ गई कि ये एक सपना था, उसकी पुरानी लाइफ का एक फ्लैशबैक। शायद ये सब बैकिन वाली घटना का असर था। उसके दिल में एक सवाल घूमता रहा, कब तक मैं इन यादों से परेशान रहूंगी? कब तक साबित करना पड़ेगा कि मैं किसी काम की हूँ? उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। कब तक मैं इस दर्द को महसूस करती रहूंगी? कब तक, आखिर कब तक? फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी करंट लाइफ और पास्ट लाइफ का फर्क महसूस किया। अब वो एक छोटी सी अंधेरी रूम में नहीं, बल्कि एक शानदार लग्जरियस कमरे में है, जो एक डचेस के लायक था। अब रोज कोई वही वही सवाल नहीं पूछता और ना ही मुझ पर चिल्लाता है। अपने नाइट गाउन में वो बालकनी की तरफ चल पड़ी। ठंडी चांदनी उसके कमरे को रोशन कर रही थी। सब कुछ सुंदर था, पर उसे बहुत अकेला फील हो रहा था, क्योंकि रे वहां नहीं था। उसने चांद की तरफ देखा। आंखों में उदासी थी, जो दिल कह नहीं पाया। बालकनी के रेलिंग पर झुकी उसने आसमान की तरफ सर उठाया। पास के पेड़ों से पत्ते नीचे गिरते देखने लगी। दिल के एक कोने में उसने एक्सेप्ट किया कि वो बेंजर से नफरत करती है। चाहती थी उसका दिल उसे हमेशा के लिए भूल जाए। 2 महीने की मेहनत के बाद जो कैसल एडेलाइन सुपरवाइज कर रही थी, वो आखिर पूरा हुआ। उस दिन बेंजर, एस्टर और वैकिन उस नई इमारत को देखने आए। एस्टर तो बहुत चक्का हो गया। अरे, ये बिल्डिंग सिर्फ 2 महीने में कैसे बन गई? और इसका यूज क्या होगा? उसने बेंजर से पूछा, जो खुद उतना ही हैरान था। वैकिन चुपचाप अपनी आंखों से बिल्डिंग का हर कोना देख रहा था। उसकी तलवार अभी भी पीठ पे लटक रही थी। एस्टर ने बेंजर की तरफ देखा। कैप्टन, एडेलाइन ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया? तुम्हें भी नहीं पता? बेंजर चुप रहा, जैसे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हो। एस्टर ने हाथ झटकाते हुए कहा, लगता है अब हमें डायरेक्ट एडेलाइन से पूछना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग उसे ही कैप्टन कहना शुरू कर देंगे। वैकिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी टेक्निकली वो कैप्टन ही है, क्योंकि वो कैप्टन की वाइफ है। एस्टर ने आंखें छोटी करके पूछा, ये अच्छी अच्छी बातें तुम आज इतनी सडन क्यों कर रहे हो? तभी पीछे से एक काम वॉइस आई, ये नया डॉर्मेटरी है उन नाइट्स के लिए जिनको हम रिक्रूट करने वाले हैं। एडेलाइन आई और सीधे उनके कंफ्यूजन क्लियर कर दी। वो सबको नहीं बता रही थी, लेकिन असली वजह ये थी कि उसने अपनी मैजिक का यूज करके कंस्ट्रक्शन फास्ट कर दिया था। एस्टर ने हाथ बांधकर गुस्से से कहा, डॉर्मेटरी? हमारे नाइट्स ऑर्डर में अभी इतने लोग भी नहीं हैं कि डॉर्मेटरी की जरूरत हो। और हाँ, हम तो मशीनरी से हायर कर रहे थे ना सपोर्ट के लिए, एडेलाइन ने शांत आवाज में कहा। हाँ, वही सब सोचकर ये बनवाया है। एस्टर की आंखें और खुल गई। उसने एकदम हाई पिच वॉइस में बोला, ये सब क्या हो रहा है कैप्टन? मुझे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। बेंजर ऑकवर्डली कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वर्ड्स अटक गए। उसकी धीरे से फुसफुसाहट सुनकर एडेलाइन ने बस अपनी आंखें घुमा दी और स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, ये सब सच नहीं है। ऐसे क्रिटिकल डिसीजन मैं अकेली थोड़ी ले सकती हूँ। मुझे डेफिनेटली मेवन से परमिशन मिला था। अगर तुम्हें डाउट है तो मेवन को बुलाकर पूछ लो। बेंजर ने थोड़ा सोचा और उसे मेवन की वही प्रपोजल्स याद आ गए जो उसने कभी उसके सामने प्रेजेंट किए थे। उसको लगा एडलाइन सही भी तो हो सकती है। एस्टर ने इरिटेट होते हुए बेंजर को सिग्नल दिया, जैसे कह रहा हो, बाहर आके मुझसे बात करो। बेंजर के दिमाग में तुरंत आया,
अब तो मैं फंस गया। वैकिन जो अब तक चुप था फाइनली बोला, एडलाइन, तुम कह रही हो नॉर्मल नाइट्स की जगह मशीनरीज रखेंगे? तुम जानती हो वो लोग कितने रफ होते हैं? एडलाइन ने कामली जवाब दिया, मुझे पता है, पर तुम तीनों कब तक अकेले हैंडल करोगे? मुझे तुम सबकी सेफ्टी की टेंशन है। वैकिन कुछ बोलने ही वाला था पर रुक गया। एडलाइन ने समझाया, देव के मेंबर्स अभी बहुत कम हैं और बहुत से देव अभी भी गहरी नींद में हैं। उन्हें जगाने में टाइम लगेगा और हमें असुरा से भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, तभी बाकी देव को जगा पाएंगे। बेंजर ने बोला, तो मतलब वैकिन और एस्टर को बार बार मूव करना होगा, और अगर अभी नॉर्मल लाइट्स रिक्रूट भी करे तो कौन फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस क्रॉस करके अप्लाई करेगा? ये सुनकर सबको धीरे धीरे समझ आने लगा कि एडलाइन मशीनरीज रिक्रूट करना क्यों चाहती थी। एस्टर ने फाइनली समझा और बोला, ओह तो इसलिए तुम मशीनरी ट्रूप्स रिक्रूट कर रही हो? उसने अपना हाथ टाइट करके कहा। एडालाइन ने अपने इमोशंस में आके जवाब दिया, हाँ क्योंकि मशीनरीज प्रॉफिट को फॉलो करते हैं। मुझे लगता है ये बुरा नहीं है, एक्चुअली वो हम जैसे ही है। सर्वाइवल के लिए उन्हें रफ बनना पड़ता है। फिर उसने एस्टर की तरफ मुस्कान के साथ देखा, इसलिए एस्टर प्लीज उन्हें अच्छे से ट्रेन करना। एस्टर शॉक में बोला, वेट क्या? मैं? मैंने कभी ह्यूमंस को ट्रेन नहीं किया। एडलाइन ने उसे रिश्योर करते हुए कहा, टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम आराम से कर पाओगे। मुझे याद है तुमने पास्ट लाइफ में मशीनरीज को सिखाया था। फिर उसने वैकिन और बेंजर की तरफ देखा, जो दोनों ब्राइट आइज के साथ उसे घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो, और हमारा क्या? एडलाइन को देख के हंसी आ गई। सॉरी, बट तुम दोनों बिल्कुल पपीज जैसे लग रहे हो। मैं हंसी को रोक ही नहीं पाई। उसके चेहरे पर हंसी और आंखों में चमक थी। एस्टर और वैकिन शॉक में रह गए कि कैप्टन की वाइफ ने उनके कैप्टन को पपी कह दिया। इवन डिमोन किंग भी सुन के रिएक्ट कर जाता। फिर एडलाइन थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, वैकिन, तुम्हें एक अलग जिम्मेदारी देनी है और रे से भी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। अच्छा है सब आज यही प्रेजेंट है। वो बेंजर की तरफ पलटकर सॉफ्टली बोली, मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। सब उसे देखने लगे। एडलाइन ने अपना गला साफ करके सीरियस टोन में कहा, मैं फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस के थ्रू एक नया पार्ट बनाऊंगी। सब हिल गए। वैके तुरंत बोलने लगा, एडलाइन तुम्हें पता है उस फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? ये आसान नहीं है। लेकिन बेंजर ने उसे कट कर दिया। उसकी आवाज गुस्से से भर गई। नो। एडेलाइन ने सोचा, हाँ ऐसे ही तो मैंने बेंजर से एक्सपेक्ट किया था। एडेलाइन कामली बोली, तुम्हें लगता है मैं बिना सोचे फॉरेस्ट का पाथ बनाने की बात करूंगी? बेंजर ने गुस्से में टीथ ग्रिड किए। गार्डन तोड़ना, कैसल में चेंजेस करना, नया ट्रेनिंग हॉल बनाना, इवन एक नया नाइट ऑर्डर क्रिएट करना, ये सब ठीक है, लेकिन ये काम मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता, चाहे तुम ही क्यों ना हो। एयरलाइन थोड़ी हर्ट वॉइस में बोली, रे तुम भूल गए मैं प्रोफेट हूँ। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती कि इस फॉरेस्ट में हेवनली प्लांट्स होते हैं? बेंजर और लाउड वॉइस में चिल्ला पड़ा, तुम जानती हो और फिर भी इतना रेडिकुलस प्लान बना रही हो? एयरलाइन फ्रस्ट्रेट हो गई, तुम बिना मेरी बात सुने जजमेंट क्यों पास कर रहे हो? पहले सुन तो लो मैं कहना क्या चाहती हूँ। बेंजर ने बोलना स्टार्ट किया, मेरा मतलब है, पर एडलाइन की सॉफ्ट वॉइस ने उसे रोक दिया। रे, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुम्हारे या देव के खिलाफ हो। तुम्हें पता है क्यों? उसकी वॉइस जेंटल हो गई। सब चुप हो गए। मेरा रास्ता ये है कि अगले 10 साल के अंदर मैं तुम सबको तुम्हारी इच्छा दूंगी और अपनी जिंदगी यही पीसफुली कंफर्ट के साथ जीऊंगी। सब स्पीचलेस हो गए। एस्टर ने डाउटफुल पूछा, 10 साल? मैं सही सुन रहा हूँ? उन्हें लगा था ये सब के लिए 200 साल लगेंगे, पर एडेलाइन कॉन्फिडेंटली बोली, अगर मैं हूँ तो पॉसिबल है। फिर उसने वैकिन की तरफ मुड़कर कहा, वैकिन। वैकिन तुरंत एगर टोन में बोला, यस मैम। एडेलाइन चीयरफुल स्माइल के साथ बोली, अब तुम मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाओगे। शायद मुझे अपनी डाउटफुल हस्बैंड को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़े। ये सुन के बेंजर का फेस लाल हो गया, थोड़ा गुस्से से और थोड़ा एम्बेरसमेंट में। वैकिन और एस्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके दिमाग में एक ही थॉट था, कैप्टन को अपनी वाइफ से प्रोटेक्शन मिलेगी। बेंजर ने गुस्से में वार्निंग दी, अगर हंसे तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों हंसी रोक ही नहीं पाए। बेंजर चुपचाप खड़ा रहा, साइलेंटली उन्हें देखते हुए। जहां सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, एडलाइन ने फाइनली सीरियसली होते हुए कहा, ठीक है अब बस। अब सुनोगे मेरी बात?
मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों मैं फॉरेस्ट में डार्कनेस के थ्रू पाथ बनाना चाहती हूँ और कैसे मैं 10 साल में इस वार को खत्म करूंगी। एडेलाइन ने अपने हाथ पीछे बांधकर स्माइल करते हुए बोला, सबसे पहले मैं मेनलैंड जाऊंगी। सब कंफ्यूज हो गए। एस्टर इम्पेशेंटली बोला, एडेलाइन, अभी तो हम फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस की बात कर रहे थे, तुम सडनली मेनलैंड कैसे आ गई? वैकिन ने कंसर्न उठाया, और क्या तुम पर्सनली जाओगी? इतना दूर है, टेलीपोर्ट भी नहीं होगा, बोट से भी 1 हफ्ते से ज्यादा लगेंगे। सब उसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहे, पर बेंजर चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। एडेलाइन कामली बोली, हाँ, मैं खुद ही जाऊंगी, और मैं मोन सिटी भी विजिट करने वाली हूँ। एस्टर कॉशियस टोन में बोला, एडेलाइन, वो सिटी डेंजरस है, क्रिमिनल्स भरे पड़े हुए वहाँ। उसने बीच में ही स्माइल के साथ कट किया, और तुम्हें लगता है मुझे ये पता नहीं? वैसे मेरी 3 रीजंस है जो मैं बताना चाहती हूँ। सब चुप होकर सुनने लगे। एयरलाइन ने सीरियस टोन में एक्सप्लेन किया, मैंने कहा था कि मैं फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस में पाथ बनाऊंगी, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस एक रास्ता खोल दूंगी। मुझे पता है तुम सबके लिए ये फॉरेस्ट कितना वैल्यूएबल है। ये जो बिजारे प्लांट्स यहाँ ग्रो करते हैं, असल में ये हेवनली रियाल्म के प्लांट्स हैं। जब वो प्लांट्स मिडल रियाल्म में आए तब ये खत्म हो गए, लेकिन उनकी असली पावर्स गायब नहीं हुई। इसी वजह से वो बेंजार ड्यूल फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। वो थोड़ा रुक के बोली, नॉर्मल ह्यूमंस अगर वो अंदर जाएंगे तो उन प्लांट्स की एनर्जी से या तो वो मर जाएंगे या फिर पागल हो जाएंगे। हम शायद अजूरे के मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक ना कर पाए, लेकिन उनके ह्यूमंस अवतार को जरूर रोक सकते हैं। और मुझे पता है तुम लोग इसी बात को लेके वरी हो। सब लोग उसके वर्ड्स को ध्यान से सुन रहे थे। फिर उसने और डिटेल में बताया, हेवनली डेमोनिक वार के शुरू होने से पहले डेविस को एक ओमनियस प्रोफेसी मिली थी। तब उन्होंने हेवनली रियाल्म के सीड्स यहाँ के लैंड पर स्प्रेड कर दिए थे, ताकि अगर हेवनली रियाल्म का लैंड कभी लॉस्ट हो जाए तो बाकी देवतास अपनी पावर यहीं से ले सके। ये लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसे इजीली ओपन करने वाली नहीं हूँ। स्माइल के साथ ऐड किया, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगी जिससे पाथ कब खुलना है और कब क्लोज करना है वो हम डिसाइड करेंगे, और इसी के थ्रू हम उन लोगों को फिल्टर करेंगे जो डेमोन किंग को रिवाइव करना चाहते हैं। और फाइनली चीयरफुल टोन में बोली, और इसी के लिए मैं एक फ्लैशी पार्टी प्लान कर रही हूँ। वैसे भी अब तक 100 साल हो गए हैं जब तुम लोग गहरी नींद से उठे थे और ये नाम रिक्लेम किया था, है ना? एडलाइन ने सीधा बेंजार की तरफ देखा और पूछा, तो फिर इसका मतलब है अभी के टाइम पे वो लोग हमें एक टाइगर की तरह देख रहे होंगे, चांस ढूंढने के लिए कि ये लैंड इन्फिल्ट्रेट करे। अगर कोई असुरा का अवतार बनकर आएगा तो मैं पक्का बता सकती हूँ, गारंटी देती हूँ, तुम्हारे लोग अपनी लैंड वापस लेने का टाइम अब ज्यादा दूर नहीं है। और मेरा मेनलैंड जाना भी इसी से ही कनेक्टेड है। थ्योरेटिकली पार्ट मुझे आ गया है, पर पाथ बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो मुझे वहां से ही मिलेंगे। उसकी आवाज में एकदम फर्मनेस थी, बिल्कुल फियरलेस। बेंजाक ने रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या तुम्हें सच में जाना जरूरी है? अगर मटेरियल्स चाहिए तो यहाँ भी तो बहुत होंगे। एडलाइन ने हल्का सा फेक स्माइल दिया और बोला, अगर सब यही मिलता तो मैं भी यही रुक जाती ना। फिर उसने एस्टर की तरफ देखा और क्यूट टोन में बोला, वैसे भी यहाँ का खाना तो खराब है, वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं। एस्टर भी उससे सहमत था। हाँ, पर उसकी बात आधी रह गई क्योंकि बेंजर की ठंडी नजर सीधा उस पर पड़ गई। एयरलाइन हंसी और बोली, इट्स ओके, तुम्हारे एक्सपीरियंस से ही समझ गई। यहाँ शेफ हायर करना मुश्किल है, इसीलिए मैं एक स्पेशल शेफ लाना चाहती हूँ जो वही रहता है। तुम सबको इंट्रोड्यूस भी कराना है उससे। उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी, जैसे कोई पुराना याद आ गया हो। उसके लिए वहां जाना और उस शेफ को लाना जरूरी था। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो थोड़ा देर चुप रही, फिर बोली, ओ माय, और हाँ, जो मशीनरी ट्रूप में रिक्रूट करना चाहती हूँ, उनके पास एक क्लीपर भी है जो मुझे मेन आइलैंड तक ले जा सकता है। अब बताओ मैं क्या करूँ? एडेलाइन ने मासूमी से पूछा। उसकी नजर ज्यादातर बेंजर पर थी। एस्टर ने हाथ उठाया। एडेलाइन, क्या तुम्हें सच में इतना दूर जाना जरूरी है? वो जेन्युइनली वरीड
एडेलाइन ने शोल्डर्स उचकाए और कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। क्या अभी भी कुछ बच गया है? एस्टर ने समझाने की कोशिश की। मेनलैंड सिटी तो फेमस मशीनरी ट्रूप्स है, उनके शिप लेने की जरूरत क्या है? कहीं और से शिप ले लो। उन लोगों में से कोई भी नॉर्मल नहीं है, सब डेंजरस है। एडेलाइन ने बस मुस्कुराकर कॉन्फिडेंटली बोला, इस लेवल के लोग चाहिए होते हैं, तभी तो वो डार्कनेस लैंड में आने की हिम्मत करते हैं। उसने आंखें ब्लिंक करके हल्का सा स्माइल किया। अंदर ही अंदर सोच रही थी कि अगर मैं बता दूं कि मैं एक स्लीपिंग सायरन को जगाने वाली हूँ, तो ये लोग तो शॉक में ही बेहोश हो जाएंगे। इसलिए मेरा चुप ही रहना सही है। फिर उसने फर्म टोन में कहा, और एक रीजन भी है कि मैं स्पेशली उन्हीं का क्लीपर लेना चाहती हूँ। एस्टर ने फिर से कंसर्न दिखाया। एडलाइन, ये इजी नहीं होगा। एक बार तुम ये लैंड छोड़ दोगी, बाकी सब एनिमी है। तुम हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। एडलाइन ने हल्की सी स्माइल के साथ लो फॉर्म वॉइस में जवाब दिया। ये सुनकर अच्छा लगा, पर जैसे मैं इम्पोर्टेंट हूँ एज अ प्रोफेट, वैसे तुम सब भी मेरे लिए नेसेसरी हो। इसलिए अब मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। उसकी आंखें सीधा बेंजार पर थी, जैसे कह रही हो, अभी के लिए इतना ही, ज्यादा एक्सप्रेशन मत दो। अंदर ही अंदर सोचा, अगर मैं उनके किसी काम की ना रही तो शायद वो फिर से मुझे इग्नोर कर देंगे। हमारा रिश्ता हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट पे ही बेस्ट है। मैं कभी होप नहीं करती कि ये मुझे लाइक करेंगे। ये सब सोचकर वो टर्न करने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई। तुम जाने का प्लान बना रही हो? ये बेंजर की आवाज थी। एडेलाइन रुक गई। उसकी आंखें एकदम वाइड हो गई। दिल में एक छोटी सी उम्मीद चमक गई। वो टर्न करके उसकी तरफ देखी। उसकी आंखों में क्लियरली ब्राइट होप दिख रही थी। बेंजर उसकी तरफ वरीडली देख रहा था। एडेलाइन ने हल्की सी आवाज में बोला और कंफ्यूज थी। कैप्टन एस्टर ने बेंजर को रोकने की कोशिश की। स्टॉप, अननेसेसरी डिसीजन मत लो। पर बेंजार्ड अब उसकी रीजनिंग सुन चुका था। अब उसके लिए उसे रोकने का रीजन नहीं था। अगर डेंजरस भी है तो हम गार्ड कर लेंगे, उसने स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, सीधा एडेलाइन की तरफ देखते हुए। फिर धीरे से उसके पास आकर उसके सामने खड़ा हो गया। इवन स्टिल आई एम, एडेलाइन ने आंखें घुमाई। उसने टंग क्लिक किया। हाँ एडेलाइन, कहो, उसके पर्पल आंखों में सीधे देखकर कंसर्न भरे टोन में बोला। प्लीज ऐसे टंग मत क्लिक करो, एडेलाइन ने केयरलेसली स्माइल के साथ कहा। आई अंडरस्टैंड एडले, हनी। बेंजर्क ने ठोट क्लियर किया, जैसे उसके लिए अफेक्शनेट बोलना मुश्किल हो गया था और उसका फेस लाल हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सब सुनूंगा जो तुम चाहती हो, डोंट वरी। उसने काम करने की कोशिश की। एडेलाइन शौक में उसकी तरफ देखने लगी। आंखें हैरानी से खुल गई। उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं कह रहा हूँ सब करूंगा जो तुम चाहती हो। बेंजर इरिटेट हो गया। सॉरी, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तुम मुझे ऐसा कहोगे, हनी। एडेलाइन ने धीरे से कहा, अपना ऑब्सेशन समझकर भी उससे हिम्मत करके हनी यूज किया। उनकी आंखें मिली, दोनों का फेस लाल हो गया। कितना क्यूट! पीछे से एस्टर और वैकेंट साइड बाय साइड एक दूसरे को देख के हल्की से स्माइल करने लग गए। एडेलाइन ने धीरे से कहा, थैंक यू। बेंजर ने तुरंत पलटकर बोला, हर छोटी बात पे थैंकफुल मत हुआ करो। उसने एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए पीछे टर्न ले लिया और अंदर चला गया। तुम ड्यूक की वाइफ हो, जो चाहे कर सकती हो, ये कानून का मैटर है। उसकी वॉइस अंदर से आई। एडेलाइन बस खड़ी उसके ब्रॉड बैक को दूर से देखती रही। दिल में एक छोटी सी होप जगी। क्या चीजें थोड़ी सी अलग हो सकती है? क्या मैं उसे थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? रात अंधेरा था। सिंपल सी मिडिल क्लास लुकिंग हाउस के अंदर एक पॉट के पास एक लड़की झुकी हुई थी। उसके क्लॉथ्स रफ डर्ट से भरे हुए थे। ऑरेंज बाल छुप रहे थे उसके झुके हुए चेहरे के नीचे। वो कहने लगी, ऐसा क्या हो गया? क्या रीजन क्या है? क्यों मैं इन लोगों का फ्यूचर नहीं देख पा रही? कब से ये बदलाव आया? उस लड़की ने कहा, ड्यूक, बेंजर, एस्टर और वैकेन, इन तीनों का फ्यूचर अब उसे नजर ही नहीं आ रहा था। पहले तो क्लियरली दिखता था, फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस ले जा रहे थे। अब मैं देख नहीं पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, चिकन ब्लड, गोट ब्लड, शिप ब्लड, पिग का ब्लड, और सब फेल हो गया। चलो, फ्यूचर भूल जाते हैं। अब तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। बाकी सबका फ्यूचर क्लियरली दिख रहा है।
पर इन तीनों का नहीं। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अगर ऐसा रहा तो बेंजर्क मुझे यूजलेस समझ लेगा, उसने अपने आप से कहा और टेंशन में। उधर बेंजर्क अपने ऑफिस में बैठा था, चेन पर हाथ रखे गहरी सोच में। एडलाइन का जो आउटबर्स्ट था उसके दिमाग में वही घूम रहा था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जब तुमने मुझे प्रॉपरली सुना ही नहीं? उसके वर्ड्स उसके मन में गूंज रहे थे। उसका वो वादा कि मैं तुम्हारे ड्रीम्स 10 साल में पूरा करूंगी, तुम्हें एक लग्जरियस लाइफ दूंगी। बेंजार्ट को उसका डिटर्मिनेशन याद आ गया। जब उसने वैकन से सेल्फ डिफेंस सीखने का फैसला किया था, सिर्फ अपने स्केप्टिकल हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो मोमेंट जब एडेलाइन ने शौक में उसे देखा था, जब उसने उसके साथ चलने की बात एक्सेप्ट की थी। मैंने नहीं सोचा था कि आप ये कहोगे। उसका वो हल्का सा ट्रेमलिंग वॉइस में उसके दिमाग में चिपक गया। और उसके बाद उसने जो थैंक यू कहा सॉफ्ट से, भाई ये बेंजर तो पूरा पागल हो गया इसके पीछे। हमारा बेचारा बेंजर अभी भी उसके ख्यालों में खोया हुआ था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। एस्टर अंदर आया, असर्टिव स्टांस में सीधे बेंजर के डेस्क के सामने खड़ा हो गया। उसकी वॉइस में गुस्सा और कंसर्न था। हमें बात करनी चाहिए कैप्टन, उसने डायरेक्टली कहा। हाँ बताओ एस्टर, क्या बात है? तुम बहुत सीरियसली दिख रहे हो। क्या तुम सीरियसली एडलाइन को मॉन सिटी ले जाने का प्लान कर रहे हो? एस्टर के आंखों में सच में चिंता दिख रही थी। बेंजर ने सर उठाया, सीधा उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में बोला, हाँ। रूम में एक टेंशन भर गया, अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया। क्या तुम अपना कहीं दिमाग खो चुके हो कैप्टन? एस्टर फट पड़ा। तुम जानते हो एडलाइन कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए? अगर उसे कुछ हो गया, कहीं वो मर मुर गई, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका कंसर्न इतना हैवी था कि अपने कैप्टन से बात करते वक्त भी उसकी आवाज ऊपर कर दी। बेंजक ने ठंडी नजर से उसे देखा। उसकी वॉइस और भी कोल्ड थी। क्या मैं तुम्हें कमजोर लगता हूँ? हर वर्ड उसने डेलिबरेटिव वेट के साथ बोला। एस्टर एक सेकंड के लिए पीछे हट गया, फिर बोला, मैं ये सब नहीं कह रहा। तुम सबसे स्ट्रांग हो, मैंने देखा है। पर ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ तुम्हें फाइट भी करना है और किसी को प्रोटेक्ट भी। और मुलान, इट्स नॉट अ एवरेज सिटी। वहाँ किडनैपिंग्स, रॉबरी, मर्डर्स हर जगह है। इवन नोबल्स हायर्स गार्ड जब भी वहाँ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है और कोई भी हेल्प नहीं करेगा। मैं एडलाइन पे ट्रस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। बस चांस लेना स्टूपिड होगा। तुम जाओ अगर जाना ही है, पर प्लीज उसे मत लेकर जाओ। एस्टर की इतनी गुजारिश सुनकर उसके वर्ड्स ने बेंजर के माइंड में एक शक पैदा कर दिया। लेकिन अब वो वादा दे चुका था एडलाइन को, अब तो उसे लेकर ही जाना पड़ेगा। एस्टर फिर गुस्से में बोला, क्या ये सब इसलिए क्योंकि ये सब एडलाइन ने कहा है? कब से तुम इतना ओबीडिएंट हो गए? तुम तो हमेशा दूसरों की बात इग्नोर करने में बेस्ट थे ना, अब सडनली हर बात सुन रहे हो। उसे क्लियरली लग रहा था कि एडलाइन के केस में बेंजर सब कुछ सेक्रीफाइस करने को रेडी है। बेंजर खुद भी कंफ्यूज था। कब से मैं उसके हर छोटी बड़ी डिमांड पूरा करने लग गया। उसने सोचा, क्यों हर बार उसकी आंखों में देखकर लगता है जैसे बॉडी फ्रीज हो गई हो। उसका इनोसेंट फेस उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मैं बता रही हूँ, हमारा मेन लीड पूरा पागल हो गया है उसके प्यार में, और उसे भी पता नहीं है। एस्टर, बेंजक ने धीरे से बोला। यस कैप्टन, एस्टर ने कैजुअल टोन में रिप्लाई दिया। क्या मैं अजीब सा बिहेव कर रहा हूँ? बेंजर्क ने पूछा। एस्टर शॉक हुआ क्योंकि उसे नहीं लग रहा था बेंजर्क इतना सेल्फ अवेयर होगा। फिर भी उसने स्माइल के साथ बोला, फाइनली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ये सब नोटिस करने लगे। और वैसे भी मैं तुम्हें ये सब बोलूंगा तो तुम कुछ सुनने वाले तो नहीं हो। वैसे मैंने भी ये नोटिस किया है। मैं अब तक चुप था क्योंकि मुझे लगा ये अच्छा चेंज है, बस ध्यान रखना। फिर उसने प्रैक्टिकल टोन में ऐड किया, शेड में जो मेल्डा और स्क्रोल्स रखे हैं उन्हें मैजिक स्टोन में बदल लो और साथ में ले जाओ। बहुत है हमारे पास और लगता है अब उनकी जरूरत और ज्यादा पड़ने वाली है। बेंजर्क ने साइलेंटली उसे हाँ कहा और जब बेंजर जाने लगा तो बेंजर्क ने पूछा, और कुछ कहना है अभी? एस्टर ने आंखें घुमाई और सार्कास्टिक बोला, क्या? थैंक यू, बेंजर्क ने बोला। एस्टर थोड़ा शॉक में आ गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये वर्ड्स कभी उसके कैप्टन से सुनने पड़ेंगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ये वर्ड्स मुझे तुमसे सुनने मिलेंगे।
फिर हल्का सा स्माइल के साथ बोला, एडेलाइन ने तुम्हें ऑलरेडी इतना चेंज कर दिया है, बट डोंट एक्सपेक्ट मैं भी सेंटिमेंटल हो जाऊं। थोड़ा लाइट बनने के लिए उसने टीज करते हुए बोला, मैं चल रहा हूँ, माइंड्स प्रिपेयर करनी है ताकि और मेल्डा डिक कर सके। तुम मीनवाइल एडेलाइन को और मैजिक सिखा दो या कुछ और। एडेलाइन के नाम आते ही बेंजाक के चेहरे पर वो यूजुअल फ्रस्ट्रेटेड सी एक्सप्रेशन आ गई। ऑल राइट, उसने एक ड्राई स्माइल के साथ आंसर दिया। समझ गया कि एस्टर उसे टीज कर रहा है। एस्टर के जाने के बाद हॉल में एडेलाइन कैथरीन के साथ घूम रही थी। विंडो के पास रुककर उसने बाहर देखा और बोला, थोड़ा आज ठंड लग रही है। उसके उसके बाल हवा में हिल रहे थे और उसने अपना लॉन्ग कोट और टाइट कर लिया। ऑलरेडी दिसंबर आ गया है, उसने सॉफ्टली कहा। कैथरीन ने कंसर्न दिखाते हुए बोला, क्या ये ठीक नहीं होगा कि आप थोड़ा और ज्यादा गर्म कपड़े पहने माय लेडी? उसके पास सिर्फ एक स्कार्फ था जो क्लियरली ठंड के लिए काफी नहीं था। एडलन ने सॉफ्टली जवाब दिया, नहीं ये कोट ठीक है मेरे लिए, मैं ज्यादा वरिड तुम्हारे लिए हूँ। तुम्हें भी ठंड लग रही होगी ना? कैथरीन ने अपनी डिस्कम्फर्ट छुपाते हुए बोला, कोई बात नहीं माय लेडी, मैं ठीक हूँ। एडेलाइन ने उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक कोट लाऊंगी, बिल्कुल मेरे जैसा। मैं अपने क्लोज लोगों को ठंड में नहीं देख सकती। कैथरीन थोड़ा फ्लस्टर्ड हो गई। उसने सॉफ्टली बोला, योर ग्रेस। उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड क्लियरली था। तभी वैकिन और मेवन आ गए। मेवन ने एनर्जेटिक तरीके से कहा, हेलो एडेलाइन, क्या तुम अपने ट्रिप के लिए तैयार हो? वैकिन थोड़ा लेस एंथुजियास्टिक था, बस कंपल्शन में आ गया। मेवन ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, ओह मैंने वैकिन को बुलाया लगेज कैरी करने के लिए। तुम तो जानती हो मैं कितना नाजुक हूँ। उसने अपनी बात पे थोड़ा हंसी की। वैकिन ने तुरंत टीज किया, नाजुक माय फुट, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लिया करो। उसने आंखें घुमाकर कहा। मेवन ने उसे कहा, तुम भूल रहे हो मैं बस एक नाजुक सा इंसान हूँ। दोनों की बातें देखकर थोड़ा माहौल हल्का हो गया और फनी सा हो गया। मेवन ने कहा, सब तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं होते वैकिन। एडेलाइन ने चुपचाप उन्हें देखा, लेकिन उसका माइंड दूसरी तरफ बिजी था। ट्रिप का असली रीजन उनकी प्रिपरेशन नहीं थी, बल्कि मार्विन और उसके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था। अपने पास्ट में मैवन आइलैंड गए थे और मटेरियल्स के लिए नहीं, बल्कि डेमोन बीस्ट को किल करने के लिए। डेमन बीस्ट का जगना एक बड़ा साइन था कि डेमन किंग की पावर बढ़ रही है। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ होगा तो सायरन 517 में जग जाएंगे। लेकिन एडेलाइन वेट अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास्ट में मेवेन जो एस्टर के साथ सायरन मारने गया था, वो उस बैटल में मर गया था। इस बार एडेलाइन को खुद ही सायरन से निपटना होगा।